भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्तागण, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्टर के सभी कार्यकर्तागण, जनता दल यूनाइटेड के सभी कार्यकर्तागण, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी के सभी कार्यकर्तागण, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सभी कार्यकर्तागण और प्रेस के हमारे सभी साथी, चाहे वो प्रिंट मीडिया के हों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों या छाया बंधु हों, छायाकार बंधु हों, सबको हम अपने हृदय के कोने से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। भाइयों बहनों, बात जाहिर सी है कि आज यहाँ पर हम आए हैं राधा मोहन बाबू को मदद करने के लिए कि जो आगामी चुनाव 25 तारीख को होना है और इनका चुनाव चिन्ह कमल है और ईवीएम के क्रम में पहला नंबर पर ही है, उस पर बटन दबा करके राधा मोहन बाबू को पार्लियामेंट में 7वां बार भेजिए। यही निहोरा और निवेदन के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं भाइयों। उम्मीद है हमारे निहोरा और आवेदन को आप लोग जरूर स्वीकार करेंगे। भाइयों बहनों, सामयिक बात कुछ कहना पड़ेगा। वैसे राधा मोहन बाबू एक प्रसिद्ध राजनेता हैं, कार्यकर्ता हैं, गांव घर के रहने वाले हैं, सबों से मिलना जुलना और इनका राजनीतिक जीवन में सेवा ही एक वर्त है, जिसके आधार पर ठीक इन्होंने कहा कि विशेषता है कि जिस दल से संबंध इनका है जीवन पर्यंत लगता है कि संबंध रहेगा ही, और उसका प्रमाण यही है कि 10 बार चुनाव इन्होंने यहाँ से लड़ने का काम किया। विजय श्री 6 बार मिला है, 7वां बार विजय श्री के लिए आए हुए हैं। हम समझते हैं कि ये विजय श्री में किसी प्रकार की कोई संकोच नहीं है, संदेह नहीं है, निश्चित है कि ये जीतेंगे ही। भाइयों बहनों, आपको मैं बताना चाहता हूँ, हम भी चुनाव लड़े हैं गया पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी से। जो प्रथम चरण में चुनाव हुआ 19 अप्रैल को। मेरा सौभाग्य है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री पता नहीं किस कारण से इतना प्यार हमको करते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं कि हमारे लिए छोटी से छोटी बातें होती है उसको संवेदना के रूप में तेलंगाना में भी वर्णन करते हैं, राजस्थान में भी वर्णन करते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ मेरा नाम लेते हैं। तो हमको आशीर्वाद देने के लिए गया में आए थे 16 अप्रैल को। जानते हैं मेरे भाई साहब बहन लोग, उन्होंने स्पष्ट यही कहा, एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कह डाली कि गया के निवासियों, मगध के निवासियों, ये जो चुनाव होना है 19 अप्रैल को, जीतन मांझी यहाँ का उम्मीदवार हैं। मैं कहता हूँ कि गया का उम्मीदवार जीतन मांझी नहीं है, यहाँ का उम्मीदवार नरेंद्र मोदी है। हमको वोट दीजिए। हमको तो यही लगा कि कौन अपने जीवन में कितना बड़ा काम हमने किया है, यश कमाया है कि नरेंद्र मोदी ऐसे, हम तो कहते हैं वो योगी हैं, महर्षि हैं, राजनेता हैं, सेवक हैं, किस रूप में हम उनको कहें, उतना बड़ा विद्वान, उतना बड़ा संसार का सर्वश्रेष्ठ नेता, और वो जब कहें कि जीतन मांझी चुनाव नहीं लड़ रहा है, यहाँ पर नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ने के लिए आया है, तो ये मेरा सौभाग्य की बात थी। तो मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। और अपने बातों बातों में राधा मोहन बाबू ने भी ये बात की चर्चा की। सही बात है, 19 तारीख को चुनाव मेरा हुआ है। एक
दिन हमने आराम फरमाया है 20 तारीख को। 21 तारीख से लगातार आज तक कहीं न कहीं हम चुनावी सभा में भाग ले रहे हैं और लोग से आज भी विनती कर रहे हैं कि हम लोगों को मौका नहीं चूकना चाहिए। ऐसे प्रधानमंत्री यशस्वी जो भारत को मिला है उसको किसी भी रूप में हम लोग नहीं छोड़ें और कमजोर नहीं होने दें, ऐसा संकल्प हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आज उसी संदर्भ में हम आपके इस मोतिहारी की पवित्र नगरी ऐतिहासिक और हर तरह से सांस्कृतिक धरोहर के रूप में, माँ बापू की धरती के रूप में प्रसिद्ध धरती पर हम आए हैं। तो भाइयों बहनों, हम कहना चाहते हैं, राधा मोहन बाबू ने सारी बातें आपने कही और इस परिपत्र में इन्होंने सारी बातों की चर्चा की है। आप लोगों में अधिकांश लोग पढ़े लिखे हैं, जरूर इसको पढ़िएगा, देखिएगा। हम कुछ इतर बात करना चाहते हैं जिसकी चर्चा होनी चाहिए और वो चर्चा का शुरुआत हम इससे करते हैं कि हम भारत के लोगों का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी ऐसे चमत्कारी नेतृत्व हमको मिला है। आप जानते हैं मेरे भाइयों बहनों, हम 1980 से विधायक, मंत्री और कुछ दिन के लिए 2015-14 में मुख्यमंत्री भी बिहार के हम हुए, लेकिन आज तक जितने भी प्रधानमंत्री बिहार का, हिंदुस्तान का हमने देखा, नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रभावशाली प्रधानमंत्री किसी को नहीं हमने देखा है। और इसका उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ कि जब G20 की बैठक दिल्ली में हो रही थी, G20 के बैठक में दर्जनों देश के राष्ट्राध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री आए थे और उसका अध्यक्षता कर रहे थे हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी। हमको आश्चर्य हुआ, हैरत नहीं लगा कि आज तक दुनिया के कोई राष्ट्राध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री को किसी ने, जो प्रधानमंत्री रहा हो, पैर छू के प्रणाम किया हो, आज तक हमने 1980 से आज तक नहीं देखा। लेकिन G20 में हमने देखा कि नरेंद्र भाई मोदी को अनेकों प्रधानमंत्रियों ने पैर छू के प्रणाम किया। ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि आज संसार में सबसे प्रतिष्ठित और लोकप्रिय नेता के रूप में आज हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। तो क्या ऐसे व्यक्तित्व के धनी आदमी को, जिससे हिंदुस्तान का जो प्रतिष्ठा है संसार में चरम पर पहुंच रहा है, छोड़ना चाहिए? हम तो यही पूछना चाहते हैं, ऐसे नेतृत्व को हमको मिस करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात हम आपसे कहना चाहते हैं मेरे भाइयों कि आज जिसकी चर्चा हमारे राधा मोहन बाबू ने किया, अनेकों योजनाओं, सैकड़ों योजनाएं ऐसी है जो गरीबों के लिए है। वो कैसे अपनाई, कहाँ से पैसा आया, इसके बारे में चर्चा हम करना चाहते हैं। वो पैसा आया कि 2014 के पहले जब यहाँ विभिन्न प्रकार की सरकार थी बिहार में, हिंदुस्तान में, तो भारत की आर्थिक व्यवस्था 13वां, 14वां, 15वां पैमाने पर था। यानी संसार के जितने भी राष्ट्र थे उसमें 14वां, 15वां नंबर में इसकी आर्थिक व्यवस्था थी। तो इसका मतलब हम गरीब थे, कमजोर थे। अब आज जानते हैं 2014 से 2024 के बीच में आज हमारी आर्थिक व्यवस्था संसार का 5वां पैमाने पर चल के आ गया है। आप सोच सकते हैं। और जब कोई कहेगा, समझाएगा आपको
नरेंद्र मोदी जी ने कुछ नहीं किया। ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, दुनिया के लोग कहता है, ये भारत के लोग नहीं कहते हैं कि हम 5वां पैदान पर आ गए हैं। वर्ल्ड के लोग कहते हैं, विश्व बैंक के लोग कहते हैं। तो जब 5वां पैदान पर आ गए, इसका मतलब हमारा देश अमीर हो रहा है। जो अमीर हो रहा है तो राज्य भी अमीर हो रहा है और राज्य के लोग भी अमीर हो रहे हैं। सबके पास आज हम कहा तो हम बता देना चाहते हैं आपको, जब 1980 से विधायक और मंत्री हैं तो आज अपने उम्र के 80 पैदान पर हम हैं। 80 वर्ष का उम्र में आज चल रहा है। हम देखते थे गांव घर में झोपड़ियां होती थी, आज भी झोपड़ियां है, बहुत लोगों की झोपड़ियां हैं, लेकिन हर गांव में हम देखते हैं कि जहां फूस के मकान थे, मिट्टी के मकान थे, आज ईटा का मकान है, छत है, महला की महला बना हुआ है। ये बात अलग है कि अभी भी बाकी है, उसी को पूरा करना है। और उसी आशा से हम लोग नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं कि आज 5वां पैदान पर हैं, तब तो इस प्रकार की बात है। ठीक है, हमारे बहुत से लोग 50-60% के लोग हैं, अपना मकान बना लिए हैं और ऐसा देखते हैं कि माला चल रहा है कि 40% छुपे हुए हैं। तो यही गारंटी दे रहे हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, विश्वास दिला रहे हैं कि अगर इनकी सरकार 2024 में बनी, जो बनना तय है, बन गई तो 2027 के आसपास जाते जाते हिंदुस्तान संसार का तीसरा पैदान, तीसरे अर्थव्यवस्था हो जाएगी। तो वो भी झोपड़ियाँ जो आज हम देख रहे हैं, शेड्यूल कास्ट का हो, शेड्यूल ट्राइब का हो, अति पिछड़ा का हो, जो इधर उधर देख रहे हैं, सभी पक्के का मकान बन जाएंगे, जिसकी चर्चा राधामोहन ने किया। इसी रूप में बनेगा कि हमारी आर्थिक व्यवस्था बढ़ रही है, हम तीसरा पैदान पर आ जाएंगे। और उतना ही नहीं, जब पेड़ लग जाता है और उसमें खाद गनौरा दिया जाता है तो लगाने वाला भले खत्म हो जाए, लेकिन जब पेड़ उगता है तो 10 वर्ष के बाद, 15 वर्ष के बाद उसमें फल फूल लगता है। उसको खाने वाला लोग, जो रोकता है वो नहीं खाता है, उसके परिवार को खाता है। उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी को अपने समय काल में भारत में कृषि अर्थव्यवस्था तो बना ही देंगे, लेकिन 2047 तक जब हम आजादी के 70वीं वर्ष मनाते रहेंगे, उस समय भारत निश्चित रूप में संसार का पहला आर्थिक व्यवस्था बनकर तैयार होगा, जिसका लाभ हम सबों को मिलेगा। ये हमारे प्रधानमंत्री हैं, इस वायु को हम कैसे त्यागेंगे। और एक बात और, जिस बात को सुन करके हम लोगों का कलेजा एक बीता ऊंचा हो जाता है, और वो कब है, अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। आप लोग बहुत लोग जानते होंगे कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। वहाँ पर हमारे बच्चे यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे। 22,000 बच्चे हमारे फंस गए यूक्रेन में। हम लोग सब चिंतित हो गए थे। प्रधानमंत्री को इस बात की चर्चा हम लोग ने करवाया। जानते हैं क्या हुआ? क्या हमारा प्रधानमंत्री है, क्या हमारा जस है संसार में? प्रधानमंत्री ने कहा रूस के प्रधानमंत्री को, ए पुतिन, युद्ध तुम रोको, और तब तक रोको जब तक हमारे बच्चे यूक्रेन से भारत नहीं लौट जाएं। और युद्ध रुका और पुतिन ने पूछा, कैसे समझें कि आपका बच्चा है निकल जा रहा है? तो जानते हैं क्या कहा गया? नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस बच्चे के हाथ में भारत का तिरंगा झंडा रहेगा वही भारत का छात्र रहेगा, उसको भगाओ, उसको लौटाओ हमको। और सब लौट गए तिरंगा झंडा लेकर के, और लाभ ले लिया। अभी कौन? बगल का पाकिस्तान, बगल का बांग्लादेश,
बांग्लादेश के भी बच्चे और पाकिस्तान के बच्चे भी हमारा राष्ट्रीय झंडा हाथ में लेकर के चले आए, तो उनको भी कहा कि जाओ तुम अपने वतन को जाओ, वतन के जाओ। ऐसा हमारा प्रधानमंत्री है। ऐसे प्रधानमंत्री को हम लोग मिस करेंगे। उनको हम लोग अगर नहीं करेंगे तो आखिर किसको हम लोग करेंगे, कैसे लोग करेंगे, जिसमें कि संसार में हमारा प्रधानमंत्री जाता था तो उसकी ओर देखता नहीं था। तो इस तरह से हम कहना चाहते हैं मेरे भाइयों कि आज सौभाग्य है भारत का कि इतना बड़ा नेतृत्व मिला है। बात करने को तो मेरे भाइयों आदत पड़ गई है, बहुत समय लग सकता है और भी अगर जाना है, लेकिन एक बात और हम कहना चाहेंगे, खास करके युवाओं के लिए, खास करके अनुसूचित जाति और जनजाति के भाइयों के लिए बड़ी डोरा डाला जा रहा है। डोरा डाला जा रहा है हमारे नौजवान साथियों पर, नौकरी और नियोजन के नाम पर। जानते हैं आप इस संसार में सबसे ज्यादा युवा भारत में है और भारत में भी सबसे ज्यादा युवा बिहार में है। और लोग कहता है कि बिहार में बेरोजगारी है। एक तो पहले चर्चा हमने किया कि जब हमारी आर्थिक व्यवस्था 3 पर आ जाएगी तो यहाँ बेरोजगारी अपने आप मिट जाएगी, सबके पास में पैसे होंगे, सबको नियोजन होगा, कहीं कोई इधर उधर भटकेगा नहीं। और दूसरी बात कि आज हमारे मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी 18 साल से बिहार को चला रहे हैं और जहाँ तक नौकरी देने की बात है, जब भाजपा के साथ नीतीश कुमार सरकार चला रहे थे यानी एनडीए के साथ, उसी समय ब्लूप्रिंट बन गया था कि हम 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। समय लगता है प्रक्रिया में, समय लग रहा था। इसी बीच में कुछ राजनीतिक उलट पुलट हुआ और हमारे नीतीश कुमार जी महागठबंधन के साथ आ गए और उस समय 17 महीना जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में बिहार का नेता जो अभी तथाकथित कह रहे हैं वो रहे, तो आज कहते हैं कि हम 17 महीना में इतना लाख लोगों को नौकरी हमने दे दी। हमारे लोग भरमा भी रहे, कुछ लोग कहते हैं कि सही है, तो 17 महीना में कई 1 लाख लोगों की नौकरियां मिली। मेरे भाइयों बहनों, हम नहीं कहना चाहते कि नौकरी को एक दिन में नहीं देता है, उसके लिए पहले से विज्ञापन, डिपोजिशन क्या क्या होता है, 2-4 1 साल 1.5 साल लग जाता है। और वो प्रक्रिया तो पहले भाजपा के सहयोग से जब नीतीश कुमार चला रहे थे एनडीए की सरकार, उस समय बन गया था, सिर्फ बच्चा पैदा होने की जरूरत थी। और वो जब आया तो यही महागठबंधन की सरकार में आ गया, आपका 1 लाख टीचर लोगों की नियुक्ति हुई। उसी को ले देके कह रहे हैं कि हमने नियुक्ति किया। हम यहाँ पर आप लोग कहना चाहते हैं, आप लोग भी समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, संविधान हमारा है, संविधान में हमारा मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्रिपरिषद होता है और उसका मालिक कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। बिना मुख्यमंत्री के दस्तखत के, बिना मंत्रिमंडल के स्वीकृति के कोई भी काम नहीं होता है। तो जब नौकरी मिली 4 लाख 5 लाख, तो इस 17 महीना में जो उप मुख्यमंत्री थे वो कौन कहने वाले हैं कि हमने नौकरी दी? नौकरी दिए नीतीश कुमार ना, नीतीश कुमार ना मुख्यमंत्री थे, लेकिन आज भरमा रहे हैं कि हमने नौकरी दिया 17 महीना। ये चीज को मेरे भाइयों आप लोगों को समझना होगा। संविधान का उनको ज्ञान नहीं है, या नहीं तो समझते होंगे कि बिहार के लोग इतने संविधान के ज्ञाता नहीं है कि समझ पाएंगे वास्तविकता को, कि मान जाएंगे कि हाँ उन्होंने ही नौकरी दी। लेकिन हम लोग तो इस बात को जरूर कहेंगे, और आज आप लोगों के सामने भी बापू के इस धरती पर कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। वो नौकरी कौन देने वाले हैं?
देने वाले नीतीश कुमार हैं, जिन्होंने नौकरी दी और आज आगे भी देने वाले हैं। बार बार हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं सम्राट चौधरी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 2024 में जब हम आएंगे यहाँ वोट मांगने के लिए विधानसभा का, तो हम 10 लाख नौकरी और नियोजन दे करके आवेंगे मांगने। तो नीतीश कुमार में दे रहे हैं, वो कौन होते हैं? एक तर्क है। दूसरा तर्क है मेरे भाइयों बहनों कि 4 मालदार विभाग, 5 मालदार विभाग उनको मिला हुआ था। ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, क्या क्या विभाग जानते हैं आप। अगर नौकरी देने ही था तो अपने विभाग में कितना नौकरी उन्होंने दी? एक नौकरी नहीं दी। तो जब अपने विभाग में आप नौकरी नहीं दिए तो शिक्षा विभाग की बात करिएगा कि हमारे साथ था। लेकिन आप जानते हैं चंद्रशेखर प्रसाद उनके शिक्षा मंत्री थे, एक दिन विभाग में उन्होंने काम नहीं किया। रात दिन रामायण और महाभारत के बारे में चर्चा करते रहे और पाठक जी जब तक रहे वो एक दिन भी नहीं गए। तो नौकरी देने वाले आप कौन हुए? नौकरी देने वाले तो हमारे मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार। तो इस बात को भी समझना चाहिए कि जब आपका विभाग सही नहीं था, आपका मंत्री काम कर ही नहीं रहा था, तो आप कौन नौकरी देने वाले हैं? नौकरी दिए नीतीश कुमार। एक बात। और फिर इसके बाद हम मेरे भाइयों बहनों ये कहना चाहते हैं कि जहाँ तक नौकरी का सवाल है, नियोजन का सवाल है, आज हर हालत में हमारे नीतीश कुमार इसके लिए कटिबद्ध हैं कि वो देंगे और दे रहे हैं। तो इसीलिए हम युवाओं को कहना चाहते हैं कि भ्रम में नहीं पड़िए, भ्रम में नहीं जाइए। और हम अनुसूचित जाति और जनजाति के भाइयों को और आरक्षण का लाभ लेने वाले और संविधान के प्रति सोचने वाले लोगों के बारे में भी कुछ कहना चाहते हैं। बार बार कह रहे हैं, मुख्य नेता राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि जब ये भाजपा की सरकार आवेगी और रहेगी तो संविधान को बर्बाद कर देंगे, आरक्षण को छीन लेंगे। ये कह रहे हैं ना, यही लोग बोलते हैं। नहीं बोलते हैं कि कैसे छीना जाएगा, नहीं कहते कि कैसे आरक्षण खत्म होगा, लेकिन कह रहे हैं खाली छीन लेंगे। तो इसके लिए हम आपको कहना चाहते हैं, तर्क देना चाहते हैं जिसको आप समझिए कि संविधान इस तरह से बना के गया है, हमारे अम्बेडकर साहब ने दिया है कि संविधान को तो कोई बदल नहीं सकता। हाँ, संशोधन कर सकता है, संशोधन करके कानून पास कर सकते हैं। तो आज नरेंद्र भाई मोदी जी का नारा है कि अब की बार 400 पार। कहते हैं ना कि अब की बार 400 पार। तब इन लोग कहते हैं कि 400 पार इसलिए कह रहे हैं कि संविधान को बदल देंगे, आरक्षण को छीन लेंगे, इसलिए 400 पार न होने दीजिए, ये कहते हैं इन लोग। हम आपको यहाँ पर तर्क देना चाहते हैं जो समझने की चीज है। आज जो वर्तमान सरकार है, भाजपा नीति सरकार है, तो महानता भाजपा की अपने इनका एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, बावजूद उसके भी अन्य लोगों को भी साथ रखे हुए हैं और आज इनको संविधान संशोधन के लायक मेजॉरिटी है। और नहीं अगर रहता तो जिसकी चर्चा अभी राधा मोहन बाबू ने किया कि 370 धारा कैसे हटी। अगर संविधान में संशोधन नहीं होता तो 370 धारा नहीं हटता। हमारे अम्बेडकर साहब कह के गए थे कि 370 धारा तावक्ते लगाइए, कुछ दिन के लिए लगाइए, सब दिन के लिए नहीं। लेकिन आज 78 साल 77 साल हो गया संविधान में हमारा नहीं हो रहा था। तब जब भाजपा की सरकार आई, नरेंद्र मोदी जी आए, तो उसको हटाने के लिए संविधान में संशोधन कर करके 370 धारा हटाए। हम यहाँ पर कहना चाहते हैं आपसे कि अगर आरक्षण छीनना होता, अगर संविधान में और बदलना होता, तो जब ये कानून को बदल सकते थे तो आरक्षण के लिए नहीं बदल सकते थे, निश्चित बदल देते वो भी। लेकिन ये भ्रम फैलाते हैं, वैसा कुछ है नहीं। और इसके लिए नरेंद्र भाई मोदी जी बार बार कह रहे हैं, हमारे अमित शाह जी कह रहे हैं कि जब तक एनडीए की सरकार रहेगी, जब तक नरेंद्र मोदी रहेंगे, तब तक आरक्षण को कोई छू नहीं सकता है। एक बार कह रहे हैं
तो क्या हम उनकी बात को नहीं मानेंगे? और इसीलिए कहेंगे कि अगर कुछ करना होता तो अब तक तो कुछ चेंज करते थे, आज नहीं किए। इसका मतलब है कि सत्ता में हाथ में रहते हुए भी वो नहीं कर रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आरक्षण में किसी प्रकार का अदल बदल का मामला हो या संविधान को कोई छुए। तो इसलिए ये भी भ्रम फैला करके हम लोगों से कहना चाहते हैं कि हाँ साहब क्या करेंगे तो ऐसा करेंगे। और एक बात और इन लोगों के बारे में कहना चाहते हैं, पित्रोदा नामक एक उनका ओवरसीज के नेता रहे हैं, प्रभारी रहे हैं। उन्होंने हिंदुस्तान को तो बांट दिया 4 भाग में, दक्षिण में भाग दिया, पूर्व में बांट दिया, उत्तर में बांट दिया। हिंदुस्तान बंटने का चीज है, इसीलिए सब लोगों ने हमारे पूर्वज में लड़ाई की, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया और लोगों ने किया कि आज सरदार पटेल साहब ने अनेकों के असर को मिलकर के संघात्मक सरकार बनाई। आज सुदृढ़ जनतंत्र है, आज हम लोग 78 वर्ष गुजार चुके हैं और संसार का सबसे अच्छा प्रजातंत्र हिंदुस्तान माना जा रहा है। लेकिन इसको इन्होंने बांट दिया और बांटने के साथ साथ एक कानून की चर्चा करते हैं कि अमेरिका में एक ऐसा कानून है कि कोई परिवार यदि मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो उनके जो जमीन जायदाद है उसका 55% सरकार को और 45% उसके परिवार को। ऐसा हिंदुस्तान में होगा, चलेगा? ऐसा होना चाहिए। आज यहाँ तो है कि पूर्वज अगर कोई मरता है तो उसका सारा उसके बाल बच्चों को होता है, लेकिन वो ऐसा लाना चाहते हैं। अगर उनकी सरकार गफलत से भी आ गई तो पित्रोदा क्या जो कंसेप्ट है वही हेरिटेज यहाँ पर लाएंगे और यहाँ पर 55% हिस्सा सरकार को चल जाएगा और 45% में हम झाड़ जाते रह जाएंगे। तो ऐसे लोग आने देना चाहिए क्या? तो मैं कहना चाहता हूँ तो यदि नहीं आने देना चाहिए तो मैं तो यही कहूँगा कि आपका नेता बहुत सी बातें और है, हम थोड़ा सा संक्षेप कर रहे हैं और एक जगह जाना भी है, लेकिन अब यहीं पर आपसे हम जानना चाहते हैं कि हमारा जो शेड्यूल कास्ट के बच्चे, हम जिस समय मुख्यमंत्री नहीं थे, वेलफेयर मिनिस्टर थे, उस समय हमने कोशिश की थी KP रमैया नाम करके IAS प्रसिद्ध पदाधिकारी हमारे सेक्रेटरी हुआ करते थे। हम लोगों ने मिल करके एक कंसेप्ट तैयार किया कि हमारे गरीब लोगों के चाहे जमीन का मामला हो, छात्रवृत्ति का मामला हो, मकान बनाने का मामला हो, सरकारी कॉम्पनसेशन जो सरकारी पदाधिकारी करता है वो गड़बड़ घाला करता है। इसलिए ऐसा क्यों न हो, उसी वर्ग के लोगों को अधिकार दिया जाए। तब हम लोगों ने विकास मित्र बनाने का एक कंसेप्ट लिया और विकास मित्र बहाल करने का काम किया हम लोगों ने। और विकास मित्र को जब हम मुख्यमंत्री थे तो 60 वर्ष की नौकरी और 25,000 रुपया का वेतन मांग देने का हमने एक तरह से निश्चय कर दिया था। दुर्भाग्य है कि अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, पर गए थे हमारे नीतीश कुमार गड़बड़ चक्कर में, और इसीलिए हम उनका विरोध भी करते रहे थे। और हमको उन्होंने कहा कि तुम बाहर जाओ, हम बाहर चले आए। सद्बुद्धि उनको मिली कि जहाँ हम गए वहाँ फिर वो चले आए। तो इसीलिए अब हम सोचते हैं कि जो नीति हम बनाए थे विकास मित्रों के लिए, वो नीति का अनुपालन होगा। सरकारी नौकर होंगे, मिलेगा, उनको पैसा मिलेगा। उसी प्रकार से टोला सेवा का जो मामला है वो भी पेंडिंग में है, उसको भी हम लोग लाएंगे। और निश्चित रूप में हमारा बहुत महत्वपूर्ण काम के लोग कर रहे हैं, जिससे साक्षरता का दर बढ़ी है हमारी और हमारे सुविधा मिली है। तो जब हम लोगों की सरकार आएगी और हम लोग जब हर तरह से ठीक हो जाएंगे, डबल इंजन की सरकार बन जाएगी, भारत में हमारे नरेंद्र मोदी जी होंगे, यहाँ पर हमारे NDA की सरकार रहेगी, हम लोग ये सारी बात को करेंगे। इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं
कि 25 तारीख को जो यहाँ पर मतदान होना है, तो राधा मोहन बाबू तो है ही हैं, खुद उसके लिए इतना प्रसिद्ध आदमी और इतना कार्यकर्ता है, इनको तो होगा ही। लेकिन जो हमने बात सुनाई कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भाई मेरा कीर्तन मांझी का चुनाव नहीं है, ये मेरा चुनाव है, तो आज यहाँ भी मैं कहता हूँ कि राधा मोहन बाबू का चुनाव नहीं है, नरेंद्र मोदी का चुनाव है। इसलिए जिस पृष्ठभूमि को हमने बताया, उस पृष्ठभूमि में 25 तारीख को कमल छाप पर वोट देने के लोग तैयार हैं, तैयार हैं तो दोनों हाथ उठा करके कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे साथ एक नारा लगाइए, जय श्री राम, जय श्री राम।